नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र और फैक्ट को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र आए हैं उसको ईयर वाइज हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे या उसको सॉल्व कर रहे थे। देखिए, मैंने आपको मार्च का 2026 का पेपर बताया, 8 फरवरी 2026 को बताया। आज हम लोग जो हमारा एग्जाम हुआ था 7 फरवरी 2026 को, उस पेपर को देखेंगे और इसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं गणित के संदर्भ में उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है मतलब 31 नंबर, और ऐसे हमारा पहला प्रश्न है। क्या कह रहा है? अंकों 1, 5, 0 और 7 का प्रयोग करके एक ही बार, आपको दोहराना नहीं है, एक ही बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है। मतलब 4 अंकों से बड़ी बनाइए और सबसे छोटी बनाइए और उसमें कितना अंतर है ये आपको करके दिखाना है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, अगर हम बात करें, जो हमारे अंक दिए गए हैं 1, 5, 0 और 7, अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़े वाले को पहले करिए 7, 5, 1 और 0। छोटा बनाना है तो सबसे छोटे वाले को पहले करिए, 0 होता है लेकिन 0 पहले लिखते नहीं, इसलिए 1, 0, 5, 7। इसका अंतर पूछा है, अंतर निकाल दीजिए। 10 बाद गया 3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। यहां से जाएगा 5, ये बचेगा 4 और ये बचेगा 6, यानी कि 6, 4, 5, 3। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या किया हमने? सिंपली सवाल पढ़ा और सवाल को सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखना लिख दीजिएगा आप 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 37, 38 और ये 39 और ये 40। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का हमें उत्तर देने हैं। 31 का हो गया 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट है, 1/6 भाग आस्था को, शेष चॉकलेट का 1/5 राधा को, उसके बाद 3 अन्य मित्रों को, प्रत्येक को शेष का 1/8 देती है। कांता के पास कितने चॉकलेट हैं? अभी कितने हैं? देखिए, ध्यान से समझिएगा, सब सवाल को तुम आसानी से समझेंगे। कांता के पास बोला है 5 दर्जन। 5 दर्जन का तात्पर्य है उसके पास 60 चॉकलेट है। अब इस 60 चॉकलेट में वो आस्था को देती है 1/6, यानी कि पूरा चॉकलेट का 1/6 यानी कि 10 ठो दे दिया उसने आस्था को। अच्छा, अब कितना बचा? अब इसके पास जो बचा है वो बचा है 50 ठो, 50 ठो बचा। लेकिन फिर कह रहा है कि राधा को जो शेष बचा है, शेष का 1/5 राधा को दे दी। तो राधा को दे दी तो कितना हो गया? 10। यहां पे 10 और खत्म हो गया, तो अब शेष बचा उसके पास 40। ध्यान दीजिएगा, कितना? 40। लेकिन इस 40 में 1/8 हिस्सा कितने लोग को? 3 लोग को दी है। भाई 1/8 हिस्सा 1 लोग को, फिर 2 लोग को, फिर 3 लोग को ये दी है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, 8 और 3 कितना आएगा? 3/8। काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 तिया 15 चॉकलेट उसका और खत्म हो गया। 40 में से 15 और खत्म हो गया, तो अब फाइनली उसके पास कितना बचा? 25। तो फाइनली उसके पास चॉकलेट बचा 25, और 25 ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सिंपल, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर दीजिए, आसानी से उत्तर ले लीजिए। अगला बढ़ते हैं 33। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? इसका सही है 2 नंबर। चलिए अब बात करते हैं 33 की। क्या कह रहा है? कह रहा कि 96, 120 और 160 का एलसीएम 72 और 68 के एचसीएफ के बराबर है। अच्छा, किसके बराबर है? मतलब आपसे इसमें ऑप्शन पूछा है किसके। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम गुणे, जैसे जब भी हम अगर लसम मसा के सवाल को करते हैं तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल ये होता है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं 96, 120 और 60 का। 96, 120 और 160 का लसम हम निकालते हैं। देखिए, काटिए, 2 से कट जाएगा 48, ये बचेगा 60, ये बचेगा 80,
2 से काटिए 24, ये बचेगा 30, ये बचेगा 40। 2 से काटिए ये 12, ये 15, ये 20। 2 से काटिए 6, 15, 10। 2 से काटिए 3, 15, 5। 3 से काटिए तो 1, 5, 5। 5 से काटिए, देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 32 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 96, और 96 पंजे, 96 पंजे आपका हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 5 छक्के 30 और 5 नवा 5 छक्के 30, 5 नवा 45 और कितना हो गया 45 और 3 48, कितना आ गया 480। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। 32 यहाँ आपका हो जाएगा 96। एक सेकेंड, देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। देखिए 2 से काटा आपने तो 48, 96, 80। 2 से काटा हमने 24, 30, 40 और फिर 12, 15, 20, 6, 15, 10, 3, 5, ठीक है। कितना आ गया आपका, देखिए आपका लस आ गया 480। इन तीनों संख्याओं का लस कितना आ गया 480। अच्छा, एलसीएम हमारे पास आ गया है 480, या कर लीजिए जो तीन संख्याएं शुरू की दी हैं उसका लस है 480। आगे हम चेक करते हैं 72 और 168। 72 और 168 इसका हमें निकालना है HCF। HCF मतलब काटते जाइए, एक ही संख्या से आपको काटना है, दूसरी संख्या का यूज नहीं करना है। जैसे अगर हम 2 से काटेंगे इसको तो आएगा ये 36, और ये आएगा 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 18, और ये आएगा आपका 42। कितना आ गया 42। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 9 आएगा, ये 21। अब 2 से कटेगा नहीं। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 सते 21। बस 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24। आगे नहीं काटना, ध्यान दीजिएगा। म में उतना ही काटना है जब तक दोनों से कट जाए, दोनों कट जाए। तो आपका म आया, HCF आया कितना भैया, HCF आपका आया 24। कितना आया 24। अब आपको क्या करना है, देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पे HCF गुणे LCM गुणे HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। आपसे पूछा क्या था, पूछा था किसके बराबर है। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, LCM में HCF से भाग दे दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 20, और 20 ही आपका राइट आंसर है। जब भी ऐसा सवाल पूछेगा आपको कुछ नहीं करना है, LCM निकाल करके HCF से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 20। क्लियर। तो थोड़े नए नए क्वेश्चन हैं, बस टेक्निकल है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सी जगह, पहला वाला। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है। कितना हुआ, 1 आया, ठीक है। 33 नंबर का 1, आगे बढ़िए। सॉरी 2 था, 33 था, इसका भी ऑप्शन 2 ही सही था, ठीक है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है, 8, 1 मिनट रुकिए, फोन में 1 मिनट देखिए, 1 सेकेंड, हाँ देखिए कह रहा है 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको जरा हम ध्यान समझते हैं और बनाने का प्रयास हम करते हैं। क्या कह रहा है, देखिए देखिए समझिएगा। कह रहा है कि 8 समोसों का मूल्य 156 रुपए है, 4 इडलियों का मूल्य 98 रुपए है। सुनीता के पास केवल 200 का नोट है, वह 3 समोसे 3 इडली खरीदती है, तो उसके पास कितने रुपए बचे हैं। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 8 समोसा जो है वो 156 रुपए का है, तो एक समोसा कितने का हो जाएगा 156/8। 156/8 करके आपको भाग देना है, आ जाएगा आपका 19.5। अब भाग देंगे 19.5 आ जाएगा। वही हम बात करें, सवाल में बोला है कि 4 इडली का दाम 98 रुपए है। इडली मतलब आई लिख लीजिए, तो एक इडली का दाम हो जाएगा 98/4। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। कितना आ गया 24.5। अब हमसे बोला है 3 समोसा प्लस 3 इडली का दाम बताना है। 3 समोसा, एक समोसे का दाम है 19.5, फिर 3 इडली, एक इडली का दाम है 24.5। इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 पचे 15, और ये 3 बचे 3 27, 1 28, 3 1 कम 3 2 5, 58.5। इधर देखिए
3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 3 दूना 6, 1 7, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 5 10 हो गया, 10 8 3 देखिए 8 3 11, 1 12 और 7 5 12, 1 13। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 5 10 हो गया, 0 हो गया, 8 3 11, हासिल एक लगा 12 और 7 5 12, 1 13, 132 रुपए। कितना? 132 रुपए। तो उसका 132 रुपए खर्च हुआ है। अच्छा, उसके पास था 200 रुपए का नोट, 200 रुपए के नोट में 132 उसने खरीदारी कर ली, बचा कितना पैसा उसके पास? 68 रुपए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा? 68। ठीक है, इसलिए हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, जैसे सवाल पूछेगा वैसे हम लगा लेंगे। तो इसका ये सही कौन था आपका 34 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है 35 नंबर, क्या कह रहा है इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक ही साइज के 29 बोतलों में 24 लीटर 650 ml दूध भरा जाता है। ऐसे 15 बोतलों में दूध की मात्रा, देखिए सिंपल समझिएगा, आपके पास मिल्क कितना है? मिल्क है आपके पास 24 लीटर और आपके पास 24 लीटर 650 ml है। हम पूरा ml में करेंगे तो 24 में 1000 से गुणा कर देंगे, 24,000 प्लस 650 यानी कि 24,650 ml हमारे पास दूध है, जो कि 29 बोतल में आ रहा है। कितने बोतल में? 29 बोतल में आ रहा है। भाई सवाल तो यही बोला है ना कि इतना दूध है आपका और किस में आ रहा है? 29 बोतल में आ जा रहा है। ठीक है, तो हमें अब इजीली करना क्या है? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बोतल में कितना आ जाएगा? 24,650 बटे 29, भाग दे दीजिए तो 8, कितना आ गया? 850। ठीक है, 850 आपके पास उत्तर आ गया। ये एक बोतल में आया है 850 ml। कितना पूछा है? 15 बोतल में पूछा है, तो 15 गुना 850 आप कर दीजिए। देखिए 15 गुना 15 0 0 हो जाएगा, 15 पचे 75 और 15 अट्ठे 120, 120 में 7 जोड़ देंगे तो 127। इतना ml आया है, अर्थात 12 लीटर 750 ml। इतना दूध 15 बोतल में आएगा, 12 लीटर 750 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 35 का। 35 का क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल जैसे जैसे पूछेगा वैसे हम करते जाएंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए और चीजें हमारे लिए आसान हो जाए। अगला सवाल है 36 नंबर, क्या बोल रहा है ध्यान समझिएगा। कह रहा कि एक घनाभकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12, 10 और 8 है। ऐसा सवाल जब भी आए तो मैंने आपको बताया है, बड़े वाले में छोटे वाले से भाग करना है। कह रहा कि 12, 10 और कितना है? 12, 10 और इसका जो डायमेंशन है, कहाँ गया सवाल भाई? हाँ, 12, 10 और 8 है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 12 दाम 120, 12 अट्ठे 96, कितना हो गया? 960 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना हो गया? 960 सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहा है कि एक घनाकार बक्सा है। अच्छा, एक घनाकार बक्सा भी है जिसकी भुजा 9 सेमी है। इसका अगर हम आयतन निकालेंगे तो भुजा घाते 3, यानी कि 9 गुणे 9 गुणे 9, ये आपका आ जाएगा 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों में, मतलब इसमें और इसमें, इन दोनों बॉक्सों में हम क्या कर रहे हैं? एक सेमी भुजा वाले 1800, अब ध्यान दीजिएगा, एक सेमी भुजा वाले छोटे घन है, उनकी संख्या है 1800, इनको हम भर रहे हैं, तो कितना शेष बचेगा? अब ध्यान दीजिए, 1800 भरना है और इधर हमारे पास पूरा जो जगह है, जगह कितना है आप जोड़ दीजिए, 9 आया, 8 आया, 1689। तो 1800 में से 1689 तो भर दिए जाएंगे, शेष कितना बचेगा? 111। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 111 घन शेष बचेंगे। करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको बड़े वाले घन का आयतन निकाल देना है, घनाभ का, उसमें जो भरना है उसके आयतन से भाग देना है, बस सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। हमने वही यहाँ पे किया है। ठीक है, घटा दिया हमने, आंसर आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है उसको समझते हैं। सवाल नंबर 37 क्या कह रहा है देखिए, समझिएगा। कह रहा किसी थैले का भार जिसमें आलू, प्याज और नींबू भरे हुए हैं 46 केजी 160 ग्राम है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, देखिए आलू है इसमें, प्याज है इसमें, नींबू है, पूरा वेट कितना है 46 केजी और 160 ग्राम। 46 केजी 160 ग्राम है। अगर इसको हम ग्राम में कहें तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 46,160 ग्राम है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए समझिए सवाल को। कह रहा है कि आलू का भार 17 केजी 150 ग्राम है, प्याज का भार 15 केजी 325 ग्राम है, खाली थैले का भार 120 ग्राम है। यदि 30 नींबुओं का भार 1 केजी है तो थैले में नींबुओं की संख्या क्या है। कितना बढ़िया आपको कंफ्यूज किया है। देखिए कह रहा है कि 30 नींबू का भार 1 केजी के बराबर है, तो नींबुओं की संख्या बताइए। ध्यान से समझिए सवाल को। कह रहा था कि आलू, प्याज और नींबू का पूरा भार ये है, उसके बाद आपको आलू का भार दिया है, आपको दिया है प्याज का भार, आपको बैग का भार दिया है थैले का, आपसे नींबू की संख्या पूछ रहा है। ये तो क्वेश्चन पटान कर दिया। समझते, बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक चीज को धीरे धीरे हम माइनस करेंगे। देखिए पूरा वेट हमारा कितना है, इतना। अच्छा, आलू का कितना बताया है, 15 किलो, सॉरी 17 किलो 115 ग्राम। 17 किलो 115 ग्राम मतलब 17,115 ग्राम हमें इसमें से माइनस कर देना है। यही आलू का वजन है। माइनस करिए, देखिए 5 आया, 5 में से 1 गया 4 बचा, ये 0 बचेगा। ये 16 में से 7 गया 9 बचा, ये 3 में से 1 गया 2 बचा, इतना वेट बचा। इसमें से हमें माइनस कर देना है बैगन का, यही है भैया। चलिए माइनस करते हैं, सॉरी प्याज का, बैगन नहीं है प्याज है। प्याज का माइनस कर देते हैं। प्याज का वेट है आपका जो दिया हुआ है 15 केजी, 15 केजी और 325 ग्राम, 325 ग्राम माइनस कर दीजिए। 5 5 गया 0, ये 2 बचा, 10 में से 3 गया 7, ये बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, 1, इतना बचा। इसके साथ साथ बैग का भी वेट है 120 ग्राम, वेट का बैग एंड थैले का है 0, 5 सॉरी 0 0, और इधर से ये जाएगा 7 में से गया 6 और ये 13। अब ध्यान दीजिएगा, 13,600 ग्राम टोटल वेट है। 13,600 ग्राम टोटल वेट है। किसका वेट है, नींबू का। टोटल वेट नींबू का है। इधर कह रहा था कि 30 नींबू 1 किलो का है। अगर 1 किलो में 30 नींबू है तो इतने में यानी कि 13.6 केजी में कितना नींबू हो जाएगा। बस सिंपली हम गुणा कर देंगे, 0 3 6 18 3 3 9, ये 408 नींबू। कितने नींबू, 408। अरे भाई इसको केजी में करेंगे तो यही ना आएगा, 408 नींबू आएंगे। ठीक है, सवाल बस थोड़ा सा लेंदी किया बट है आसान, बस नियमानुसार करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 408। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक एक चीज को माइनस करते गए बस, और फाइनली हमने अपना आंसर कर लगा दिया। तो ये आपका देख सकते हैं इसमें ऑप्शन जो आप लिखेंगे ना, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो सही था, कहां गया सवाल, 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 38 नंबर। क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिए। कह रहा निम्न में से किनकी केवल 2 सममित रेखाएं हैं। किसकी केवल 2 सममित, समबाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज की हम बात करें तो कुछ ऐसा होता है, समबाहु त्रिभुज बराबर। इसमें देखिए ऐसे भी सममित बराबर काटा है, ऐसे भी ऐसे भी, तो इसमें तो 3 हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें समबाहु नहीं लेना था। आयत को बात करें, आयत को हम ऐसे बांट सकते हैं, ऐसे, इसमें 2 सममित रेखाएं हैं, ये हमारा उत्तर हो सकता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो सकता है। आगे लिखा है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, इसको भी हम 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं, तो ये भी हमारा सही हो सकता है। तीसरा हमारा है आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल में केवल एक ही सममित रेखा होती है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, बी और सी, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा बी और सी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जो दो सममित रेखाएं हैं बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सममित रेखाएं मतलब जो दो बराबर भागों में बांटती हैं। यहां कहा था कि जिसकी दो ही सममित रेखाएं हो, उससे ज्यादा ना हो। समबाहु त्रिभुज को हम तीन भाग बांट सकते हैं, तीन, इसको केवल एक में एक, इसका तीन सममित, इसका एक, हमें ढूंढना कौन सा था, दो वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल हमारा हो गया। 39 नंबर फिर आ गया सममित सवाल। कितना अच्छा सवाल, ध्यान समझिए। निम्न में किस अक्षर में घूर्णन सममिति है परंतु रेखा सममिति नहीं है? पहले समझते हैं रेखा सममित। रेखा सममित की बात करें तो जिसको हम दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। देखिए m को तो हम बांट देंगे, इसमें तो रेखा सममिति है, तो ये तो हमारा आंसर कभी जिंदगी में नहीं होगा। o इसको भी बांट सकते हैं, तो ये भी हमारा आंसर कभी जिंदगी में नहीं होगा। x इसको भी बांट सकते हैं, ये भी कभी जिंदगी में नहीं होगा। लेकिन z को नहीं बांट सकते, इसमें सममित रेखा नहीं होगी। और वही हमसे पूछा है कि किसमें सममित रेखा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अब आप कहेंगे घूर्णन से क्या तात्पर्य है? घूर्णन से तात्पर्य यह है अगर हम जेड को ऐसे घुमा भी दें, अगर जेड को हम ऐसे घुमा दें 160 डिग्री, तब भी इसमें सममित रेखा नहीं होगी। तो आपको कंफ्यूज बनाने के लिए दिया है। बस आप देखिए प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, जेड। जेड ही एक ऐसा अक्षर है जिसकी कोई सममित लाइन नहीं है। क्योंकि इसकी घूर्णन लाइन है या घूर्णन सममिति है लेकिन रैखिक सममिति नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 40। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न सारणी सप्ताह के प्रथम 6 दिनों में एक लाइब्रेरी में आने वाली लोगों को संख्या की दर्शाती है। अच्छा, इसमें आपको बताना यह है कि किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से 29 ज्यादा थी। कितना? 29 ज्यादा थी। अगर आप गौर करें तो मंडे को आए हैं 86, फिर आपके आए हैं 114, फिर आपके 141, और फिर आपके 95, फिर 124, और आखिर में आए हैं 151। अब अगर गौर कीजिएगा तो ये देखिए मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, और ये सैटरडे है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा दिन है जिस दिन पिछले दिन से 29 ज्यादा थे। अगर हम यहां करें तो 14 दूना 28 है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम यहां करें तो देखिए घटाइए आप, 41 देखिए 7 आएगा, 11 से 4 गया 7, और ये बचा आपका 3, 27 आ गया, ये भी सही नहीं है। हाँ, इसको देखिए यहाँ पे अंतर 29 है, यानी कि शुक्रवार को जो लोग आए थे वो पिछले दिवस से 29 ज्यादा थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शुक्रवार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 42। अच्छा सॉरी, प्रश्न नंबर 40 छूट गया, उसको एक बार देख लीजिए, फिर हम 42 चर्चा करेंगे। देखिए 40 में कह रहा है कि एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड में निम्न होते हैं। देखिए पंचभुज में अगर आप गौर करेंगे तो पंचभुज में 5 फलक ऊपर एक नीचे, 6 फलक और 6 आपके इसमें पंचभुज में 6 फलक और 6 आपके अगर देखें तो ये किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, 6 फलक और 6 किनारे, एजेज। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 फलक 6 किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 41 में डिस्कस कर लिया। प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है कि पैटर्न 3, 10, 32 और 99 में अगली दो संख्याओं का योग है। अब देखिए इस पैटर्न को जरा समझिएगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। 3, 10, 99 और फिर आपसे कह रहा है कि आगे 32 है, 3, 10, 32, 99, आगे की 2 खाली जगह है। कह रहा है कि इन दोनों का योग आपको बताना है। पहले हम पैटर्न समझते हैं। इस पैटर्न पे जरा गौर कीजिएगा कि ये पैटर्न आया कैसे है। देखिए अब इस 3 में क्या किया है, 3 गुना 3 करके प्लस 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 10। अब क्या किया, 10 में 3 जोड़ करके 2 जोड़ दिया, कितना आ गया, 32। मतलब ये 3 कॉमन चल रहा है। 32 में 3 का गुणा करके 3 जोड़ दिया, कितना आ गया आपका, देखिए 99 आ गया। मतलब ये 3 हर जगह कॉमन चल रहा था। अब इसके बाद 99 आया। 99 में हमें क्या करना है, 3 जोड़ना है और 1, 2, 3, 4 जोड़ना है। मतलब 3 से गुणा करके 4 जोड़ देना है। इतना आप करेंगे तो 301 आएगा। देखिए
3 9 27, 3 9 27 2 29, 297 4 जोड़ देंगे 301 आ जाएगा। अब अगला स्टेप हमें जो जाना है वो 301 में फिर से 3 का गुणा करना है, लेकिन अब 5 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 5, क्योंकि 1 2 3 4 5। देखिए ये आ जाएगा 903 प्लस 5, पूरा कितना हो जाएगा? जोड़िए 900। देखिए 3 एक कम 3 दिए, 903 में 5 जोड़ेंगे तो 908, टोटल कितना आ गया? 908। इन्हीं दोनों का हमसे योग पूछा है, जोड़ दीजिए 9 0 12, 1209। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1209। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो सवाल जैसे पूछा था हमने पैटर्न प्राप्त किया, उसके बाद हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 42वां सवाल नंबर 43 कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 12 एंड 49, यानी कि 12 और 49 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हमें जोड़ना है। तो देखिए 12 यानी कि 12 के बाद 13 अभाज्य संख्या है, 14 नहीं है, 15 16 17 है, 17 बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 बाद आपका 29 है, 29 बाद 31 है, 31 बाद 37 है, 37 बाद 41 है, 43 है और 47 है। इसके बाद तो हमें लेना है नहीं, क्योंकि ये 49 से ज्यादा हो जाएगा। अब इसी को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 7 3 10 9 19 3 22, 22 9 31 1 32, 32 और 7 39, 39 एक 40 3 43, 43 और 7 कितना आ जाएगा? देखिए 43 और 7 अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 50, यानी कि हाथ में आया 5। आगे 1 2 3 2 5 2 7 3 10 3 13, 13 4 17 4 21, 21 4 25, 25 और 5 30। कितना उत्तर आ गया आपका? 300। कितना उत्तर आ गया आपका? 300। तो सही उत्तर होगा आपका 300। एक बार फिर आपका आएगा 300। राइट आंसर आपका होगा 300। क्लियर? सिर्फ आपको प्राइम नंबर लिख के जोड़ना था और कुछ खास ज्यादा करना नहीं था। पेपर थोड़ा लेंथी किया है बट है आसान। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। ये प्रश्न देखिए मिसप्रिंट हो गया था इसमें, बस मैंने इसको आपको बना दिया है। सवाल दिया है 101 गुणा 210, कह रहा है कि 101 गुना 210 माइनस, इसमें से आपको माइनस करना है 120 गुना 102, 120 गुना 102 बराबर आपको दिया है 99 गुने 104, 99 गुने 104 माइनस ये बॉक्स। इसी बॉक्स का मान आपसे पूछा है और हमें इसी बॉक्स का मान निकालना है। देखिए इसका गुणा करेंगे तो आप कर लीजिएगा, मैंने कई बार करके आपको दिखा दिया है, मतलब किया है। 120 और 102 का गुणा करेंगे तो आपको आएगा 122 40। इन दोनों का गुणा करेंगे 10,296 माइनस ये बॉक्स निकालना है। पहले इसको घटा देते हैं, घटाने पे आएगा 8,970 बराबर 10,296 माइनस बॉक्स को उधर लेके जाइए और इसको इस तरफ लेके आइए। 10,296 माइनस 8,970 माइनस करेंगे, देखिए तो 6 आ गया, 9 में से 7 गया, 2 आ गया, ये तो 2 में से 9 जाएगा नहीं तो 12 आ गया और एक हासिल 1326। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1326। ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है वो राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 1326। क्लियर? सिंपल हमें कैलकुलेशन करना था। आगे बढ़ते हैं। गुणा भाग है, थोड़ा सा जैसे बड़ी संख्या थी ना, हमने कर लिया, बाकी लगेगा ऐसे, और इसका कोई तरीका नहीं है। 45 नंबर क्या कह रहा है? 36 और 48 के सभी सार्वगुणनखंडों एक को छोड़ करके का योग है। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, 36 और 48, देखिए 1 से कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा, ये 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। इसकी बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से कटेगा, 7 8 से कटेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कटेगा, 13 14 15 16 से कटेगा, 24 से कटेगा और लास्ट में आपका 48 से कटेगा। कह रहा है कि एक को छोड़ दीजिए। पहली बात, एक को हमने छोड़ दिया। अब कह रहा है इन दोनों का सार्वगुणनखंड निकालना है और उसका योग। सार्व मतलब जो दोनों मिलता हो,
2 मिल रहा है प्लस 3 मिल रहा है प्लस 4 मिल रहा है प्लस 6 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नहीं लेना है, 12 मिल रहा है, 18 मिल रहा है, नहीं, 36 मिला नहीं, तो इन्हीं का हमें योग निकालना है। 3 2 5 4 9 9 6 15, 15 और 12 आपका आ जाएगा 27। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 27। 27 क्लियर, सिंपल था, सभी गुणनखंड हमने निकाल लिया, सारों मतलब जो दोनों में कॉमन हो निकाल दिया हमने, एक को छोड़ के बोला था, एक को हमने छोड़ दिया, फिर सिंपली हमने योग कर दिया, कितना उत्तर आ गया 27। ठीक है, तो प्रश्न इजी है, बहुत टफ नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ गया शिक्षण शास्त्र संबंधित प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, ध्यान समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की गणित कक्षा में सबसे कम वांछनीय है, कम इंपॉर्टेंट है। पहला, गणित के विचारों को सम्मिलित करती हुई वास्तविक, भाई इंपॉर्टेंट है, वास्तविक इंपॉर्टेंट है, कार्य पुस्तिका से कलन विधि आधारित प्रश्नों को हल करना, कक्षा में समस्या समाधान खुली चर्चा होनी चाहिए, कक्षा में अंतर्दृष्टि अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना बिल्कुल होना चाहिए। तो सबसे कम इंपॉर्टेंट है आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कलन विधि से अभ्यास करना, यह गणित में ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से गणित में आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है। बच्चे के स्कूल के बाहर अनुभव का आकलन करना बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। मानकीकृत टेस्ट नहीं होना चाहिए, गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आखिरी है, विभिन्न संस्कृतियों से लोक प्रचलित प्रणालियों का उपयोग करना बिल्कुल होना चाहिए, तो बी वाला गलत है। बाकी ए और सी ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इजी है, जो जैसे पूछेगा, देखिए मानकीकृत ये सब पॉजिटिव निगेटिव वर्ड है, एक क्लास में आपको पॉजिटिव निगेटिव समझा देंगे, तब आपको काफी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। कम, ये बच्चे की गणितीय निरीक्षण क्षमताओं का विकसित करने में सहायता करती हैं, इन्हें हल करते समय सही उत्तर प्राप्त करने के ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। और अगला है, इन्हें कक्षा में हुए हाल ही के अनुभव क्षेत्र भ्रमण, ये तो होगा ही होगा, बच्चों के जीवन से संबंधित भी होगा। तो इसका जो सेकंड नंबर है ना, इनको हल करते समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। जैसे गणित को सवाल आ गया, अगर बच्चा पूरा जोर उसको सॉल्व करने में लगा देगा तो सीखेगा कहां, तो इसीलिए सबसे कम महत्वपूर्ण आपका सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कि बच्चे जो गणित की प्रक्रियाओं में अगर सवाल को सॉल्व करने में समय गंवा रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर, क्या कह रहा है भैया, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित है। पहला, आंकड़ों का निरूपण विश्लेषण का परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जाना और उसको उच्च प्राथमिक स्तर पर सशक्त करना महत्वपूर्ण है, सही बात है। आंकड़ों का विश्लेषण, देखिए आ गया ना, दोनों आंकड़ा लिखा है, डायरेक्ट बताइए, ए और बी दोनों सही है और कारण भी सही है। तो देखिए ए सत्य है और ए का कारण बी भी सत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए भी सत्य है, उसका कारण भी सत्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, 49 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50, एनसीईआरटी की सिफारिशों के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। देखिए कक्षा 3 में जो, अगर आप शिक्षक जानते होंगे, निपुण लक्ष्य में साफ कहा गया है कि बच्चों को जोड़ घटाना के साथ साथ एक अंक की गुणा भी आना चाहिए, और किसी चीज की बात नहीं कही गई है। यहां देखिए पहला ही ऑप्शन भिन्न कहा गया, तो इसमें भिन्न की अपेक्षा नहीं की गई है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी वो जो पैटर्न कहा है, पैटर्न है बच्चों में, और एक डिब्बे में 12 गेंदे हैं, कितने गेंदे होंगे, गुणा है आपका, क्या बराबर, ये भी है, तो जो भिन्न है उसकी अपेक्षा बच्चों से नहीं की गई है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है। गणित केवल निगेटिव वर्ड हटा दीजिए। पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक गुणात्मक तत्समक मतलब उससे गुणा करने पे या जोड़ने पे मान ना बदले। अगर शून्य से हम गुणा करें तो 0 हो जाएगा, मान बदल गया ना, इसलिए उसका नहीं होगा। भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय बिल्कुल नहीं है। हाँ, पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक है। जैसे किसी संख्या में आप शून्य जोड़ दीजिए, रिजल्ट हमारा हमेशा वही रहेगा, तो इसे हम कहते हैं योज्य तत्समक। तो किसी भी संख्या में शून्य
योज्य तत्सम का कार्य करता है, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यह भी हमने थ्योरी में आपको डिस्कस करके बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जुकाम हो गया है। प्रश्न नंबर 53 क्या कह रहा है भैया? अच्छा सॉरी, पहले प्रश्न नंबर 52 कह रहा कि गणित में प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या पर केंद्रित होती है। देखिए छोटे बच्चों में जो भी चीजें रखी जाती हैं इस हिसाब से रखी जाती है, बच्चा उस पर प्रश्न करे, उसके अंदर जिज्ञासा जागृत हो, उसके अंदर कौतुकता आए, तो सही उत्तर हो जाएगा का जिज्ञासा पोषित करने वाले प्रश्नों को रखा जाता है। प्रश्न नंबर 53 एक बच्चा 503 को 5003 लिख दिया, उसको लिखना ये चाहिए था, उसने लिख ये दिया, तो उसमें क्या गड़बड़ी है? तो आप देख के बता सकते हैं कि बच्चे को स्थानीय मान की समझ नहीं है। क्या आप कहेंगे उसको अंक नहीं आता? अगर अंक नहीं आता तो कहां से लिख दिया? उसको स्थानीय मान की समझ नहीं है, इसलिए बच्चा वो गलत लिख दे रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चा स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं जानता। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है भैया? वेन हिले के ज्यामिति चिंतन विकास के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर 2 से संबंधित निरूपित करता है? पहले वेन हिले के ज्यामिति सिद्धांत समझिए। उनका जो लेवल 0 था उस पे यह था कि बच्चा चीजों को देख के सीखता है। लेवल जो 2 था उसमें यह था कि बच्चा नियम कानून से सवाल को सॉल्व कर लेता है, या कह लीजिए कि बच्चा आकृतियों के आधार पे, गुणों के आधार पे विश्लेषण करता है। स्तर जो ये 1 था, स्तर जो 2 था उसमें बच्चा नियम से सवालों का नियमन करता है या लगाता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, एक बच्चा आकृति की पहचान, ये नहीं होगा। एक बच्चा दी गई ज्यामिति सामान्य गुणों का अनौपचारिक रूप से निगमन कर सकता है, गुणों के बीच संबंध को देख सकता है। बिल्कुल सही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम में स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? पहला, पाठ्य पुस्तक को केवल आ गया निगेटिव वर्ड, हटाइए इसको। विभिन्न संस्कृतियों के शिक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षण, ये नहीं। हाँ देखिए तीसरा वाला देखिए, विभिन्न व्यावसायिक और सामुदायिक के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों के उदाहरण को सम्मिलित करना, यानी कि समाज के जो अन्य लोग जैसे जैसे गणना करते हैं सबको गणित में सम्मिलित कर लीजिए, बच्चे अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ये परिवेशी ज्ञान होता है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है 56 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है सभी विद्यार्थियों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो आजकल परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 3 तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि कक्षा 1 से 3 लास्ट कक्षा 3 तक बच्चों को गणित और भाषा में दक्ष होना अनिवार्य है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कक्षा 3, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 57 कह रहा प्राथमिक कक्षा की गणित की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेके जाती हैं। एक में पानी भरा है, वो लंबे पतले जार से पूरा पानी छोटे चौड़े जार में डालती है। उसके बाद प्रश्न पूछती है किसमें ज्यादा पानी है। सोचिए बच्चों के दिमाग से ये निकालने के लिए कि बड़े बर्तन में ज्यादा पानी होता है, उन्होंने क्या किया, बड़े बर्तन में पानी लिया था उसको छोटे में पलट दिया। बताओ बेटा अब किसमें ज्यादा पानी आएगा या किसमें ज्यादा पानी है? तो बच्चे कहेंगे मैडम वही पन्नी इसमें डाली है, दोनों में पानी समान है। अर्थात वो आयतन की चीजों को और आयतन संरक्षित है, बदला नहीं, ये धारणा वो बताना चाहती है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा आयतन और उसका संरक्षण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर संख्या 308 लिखकर बच्चों को संख्या जोर से पढ़ने के लिए कहा। एक बच्चे ने कहा यहाँ 38 है। निम्नलिखित में से बच्चे द्वारा की गई त्रुटि सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त क्या तरीका होगा? बच्चे को एक संख्या अंकों में स्थान समझने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण दें। हाँ ये हो सकता है, व्यवहारिक उदाहरण देना बहुत जरूरी है। संख्या पढ़ें, बच्चे को दोहराने के लिए कहें बिल्कुल नहीं, बच्चे से कहें नहीं, ये भी नहीं है, अंक ये भी नहीं है। तो पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे को व्यवहारिक उदाहरण देके समझाएं बेटा ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 59 कक्षा 2 का एक गणित शिक्षक विद्यार्थियों के योग पर निम्नलिखित इबारती प्रश्न सॉल्व करने के लिए देता है। ध्यान समझिएगा, एक बैग में 4 आम है,
तथा उसमें 6 आम और डाल दिए गए तो इसे क्या कहते हैं, या उस बैग में कितने आम है। मैंने आपको बार बार बताया था, समुच्चय मतलब दो राशियों को जोड़ना, संवर्धन मतलब एक ही राशि को बढ़ा देना। जैसे इसमें 4 तो था ही, 6 और डाल दिया, तो इसे बोलते हैं संवर्धन या व्यवकलित योग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संवर्धन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुच्चय मतलब जैसे 5 बिस्कुट पैकेट में 3 पैकेट नमकीन मिला दिया, लेकिन 5 पैकेट पैकेट में बिस्कुट के 8 पैकेट बिस्कुट मिला दिया, तो ये हो गया संवर्धन। संवर्धन मतलब एक ही राशि में बढ़ोतरी, समुच्चय मतलब अलग अलग राशि में बढ़ोतरी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा, ध्यान दीजिएगा, संख्या पूर्ण अवधारणा बुनियादी स्तर पर गणितीय अवधारणाओं के समझ निर्माण के लिए प्रासंगिक है। स्थानीय मान संख्यान, ज्यामितीय आकृतियां, मूलभूत संक्रियाएं, वर्गीकरण और क्रमबद्धता। अब इसमें गलती क्या होगी ना, लोग मूलभूत संक्रियाएं मार देंगे। नहीं, मूलभूत संक्रियाएं जोड़ घटाव गुणा भाग हैं, लेकिन उसके लिए संख्याओं का आना जरूरी है। यहां तो कह ही रहा है संख्या पूर्व, संख्या जानने से पहले आप क्या कराएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा वर्गीकरण और क्रमबद्धता। बच्चों से हम ये सिखाएंगे, बेटा कंचे की गोली अलग करो, बेटा ये रबड़ वाला चीज अलग करो, मोटे चीज अलग करो, हल्का क्या है भारी क्या है, अच्छा लाइन से लगा दो कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो पहले क्या सिखाएंगे, वर्गीकरण और क्रमबद्धता। क्लियर। तो दोस्तों ये था आज के हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 7 फरवरी 2026 के पेपर को सॉल्व कर लिया मैथ के। वीडियो अच्छी लगती है, कुछ आपका स्किल बढ़ता है, तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।